हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार ये है हमारा बिजनेस स्टडीज का पार्ट सेकंड और इसके अंदर हम लोग कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं प्लानिंग जैसे चैप्टर को और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजिंग को। इसी वीडियो में हम लोग टोटली डिटेल रिवीजन करने वाले हैं सो दैट तुम्हारे कोई भी डाउट्स ना रह जाए प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को लेकर। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर करो सो दैट थोड़ी बहुत हमारी भी मदद हो जाए। तो अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और साथ ही साथ यहाँ जो तुम्हें नंबर देखने को मिल रहा है उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और आज का सेशन हमारा शुरुआत होने वाला है प्लानिंग जैसे चैप्टर के साथ। बेसिकली प्लानिंग होता क्या है, फिलहाल मैं अगर एक टिपिकल एग्जांपल देके बात करूं, आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले तुमने सोचा होगा कि मुझे सीयूईटी में मुझे ये यूनिवर्सिटी चाहिए या फिर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहिए। तुमने पहले से माइंडसेट रेडी कर लिया, पहले से तुमने प्लान कर लिया कि मुझे कहाँ जाना है, ठीक है, 12th के बाद। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लानिंग करना बोलेंगे। तुम प्लान कर रहे हो या फिर अगर तुम्हें कहीं ट्रिप प्लान करना होता है, ट्रिप पे जाना होता है 2-4 महीने बाद, तुम 2 महीने पहले से प्लान करने लगते हो, एक्साइटमेंट के थ्रू कह लो या फिर जो भी कहना है तुम कह सकते हो। तो इसको हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं प्लानिंग। तो अगर बेसिकली अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या हमें करना है और हाउ टू डू करना है, मतलब कैसे करना है। बेसिकली इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन और कहा जाता है कि प्राइमरी फंक्शन है इसे, ठीक है। कौन सा फंक्शन है ये, प्राइमरी फंक्शन है, ये चीज याद रख लेना। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं और अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप किए जाते हैं। बहुत ही डिटेल में मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अब इससे ज्यादा प्लानिंग के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूं। बस बता दिया कि ये क्या है, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जहां तुम हो और तुम्हें कहां जाना है, उन दो के बीच में ये, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, बेसिक सबसे पहला फर्स्ट हो गया कि ये तुम्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, इस कैसे तुम्हें जाना है, कह सकते हो सिंपली तुम्हें रोड मैप प्रोवाइड करता है, इस तरीके से तुम्हें अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करना है। रिस्क को कम करता है, तुमने प्रॉपर हर एक चीज प्लान कर लिया है कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले तुम्हें कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, फिर तुम्हें एमसीक्यूज करना है, एमसीक्यूज के बाद तुम्हें अल्टीमेट रिवीजन के थ्रू रिवाइज कर लेना है और लास्ट में 1-2 मॉक देके चले जाना है। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर प्लानिंग। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे जो रिस्क होने के चांसेस होंगे फ्यूचर में कि नहीं होगा, होगा, ये कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि मेरा मेरा तो यार एडमिशन होना ही है। तो प्लानिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि तुम्हारे रिस्क को कम करता है। ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब एक काम को 2 बार कर जाना या फिर वैसे एक्टिविटीज जिसका कोई रिजल्ट ना हो, मतलब कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल ना हो पाए, प्रोडक्टिव फ्रूटफुल कह सकते हो, चीज हमें रिजल्ट ना मिले, वैसे एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है कौन, प्लानिंग। इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, सोचना पड़ता है हर एक चीज बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही क्रिएटिवली। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, तुम्हें डिसीजन लेने में मदद करता है और साथ ही साथ तुम्हें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। ये कंट्रोलिंग चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे में लिंक बनाकर चलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे मेरिट्स कह लो सिंपली। अगर हम बात करें फीचर्स की तो प्लानिंग फीचर्स क्या हो सकता है, तुम सोच कर देखो थोड़ा सा। तुम्हें गोल अचीव करने में मदद करेगा, प्राइमरी फंक्शन होता है, परवेसिव होता है, मतलब हर एक लेवल पे प्रेजेंट होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ऐसा नहीं कि तुमने एक बार परफॉर्म कर लिया फिर तुम उसे ठंडे बस्ते में रख दो। फ्यूचरिस्टिक होता है, तुम्हें फ्यूचर के बारे में सोच के प्लान्स तैयार करने होते हैं, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होता है। और अगर और डिटेल जाऊं तो मेंटल एक्सरसाइज इसमें इन्वॉल्व होता है। क्यों मेंटल एक्सरसाइज क्यों इन्वॉल्व होगा, क्योंकि तुम्हें इसमें सोचना पड़ता है, क्रिएटिविटी तुम्हें लगानी पड़ती है, तुम्हें अब वेरियस स्किल्स का इस्तेमाल करना होता है, तब जाकर प्लान्स तैयार होते हैं, ठीक है। ये हो गए फीचर्स। अगर प्रॉपर लिमिटेशन की बात करूं जहां से तुम्हारे केस स्टडी बनने के चांसेस होते हैं, सबसे फर्स्ट है यहाँ पे लीड्स टू रिजिडिटी। अब तुमसे केस स्टडी कैसे पूछा जा सकता है, तो तुमसे एक सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, बोला जाएगा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट आ गया है अचानक से जिसमें हम अपने प्लान्स में कुछ फेर बदलाव नहीं कर सकते हैं, मतलब हमारा जो प्लान है उसमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कौन से लिमिटेशन को दर्शाया जा रहा है, दैट इज रिजिडिटी, रिजिडनेस है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है हमारा प्लानिंग, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करता है, अचानक से कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया। तो ये किस चीज को दर्शा रहा है कि प्लानिंग रिजिड है, अब उसमें चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी या फिर सिंपली कहो तो किल्स क्रिएटिविटी। अगर कोई बंदा या कोई नया एम्प्लॉय छोटे लेवल पे है या फिर बेसिक लेवल पे तुम बोल सकते हो, वो अगर कोई इनिशिएटिव लाता है तो जनरली क्या करते हैं, जो टॉप लेवल पे बैठे रहते हैं वो उनके इनिशिएटिव को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हल्के में ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस एम्प्लॉय के अंदर एक डिमोटिवेशन क्रिएट कर रहा है, उसे डिमोरलाइज कर रहा है, तो उसकी क्रिएटिविटी अल्टीमेटली खत्म हो रही है। और इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लान्स करने के लिए सीए बैठते हैं, सीएस बैठते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल सब साथ में बैठ के मीटिंग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है, एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, ठीक है।
टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूम मैंने समझा दिया। और साथ ही साथ कहूँ तो ये कभी भी सक्सेस की गारंटी नहीं देता है कि प्लान यार सक्सेस होंगे ही। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ एक चीज तुम्हें। तुमने प्रॉपरली प्लान कर लिया है सीयूईटी के लिए, तुमने कैसे एग्जाम्स देने हैं, क्या करने हैं, तुमने मॉक्स लगा लिए हैं, लेकिन क्या ये गारंटी है कि तुम्हारा एडमिशन जिस कॉलेज में तुम चाह रहे हो उस कॉलेज में होगा ही? अलग सेंस में यार मत लेना, जस्ट मैं तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं प्लानिंग जैसे टॉपिक के अंदर। अब चलिए बात कर लेते हैं प्लानिंग प्रोसेस की। तो प्लानिंग प्रोसेस शुरुआत कहां से होता है? अगर बेसिक से मैं बात करूं तो प्लानिंग स्टार्ट्स विथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हमें अपना गोल सेट करना होता है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है, मतलब उसका अल्टीमेट पर्पस क्या होगा, उसे वो सेट करना होता है, तभी वो अपने आगे के कामों को करता है। सबसे पहले तुम ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करो कि तुम्हें तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, रियलिटी में क्या चाहिए। अब ये ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ये क्लियर होने चाहिए और कंसाइज होने चाहिए। ठीक है, मतलब कि तुम्हारे हर एक इंप्लॉयज को समझ आने चाहिए। अब ऐसा ऑब्जेक्टिव, ऐसा गोल मत सेट कर देना जो कि अचीवेबल हो ही ना। तो ऑब्जेक्टिव्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट होता है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए होता है, हर एक यूनिट के लिए, यहां तक कि हर एक एम्प्लॉय के लिए सेट किया जाता है। तो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही क्लियरली समझाना होता है, बहुत ही क्लियरली डिटरमाइन करवाना होता है, सो दैट किसी भी एम्प्लॉय के अंदर कंफ्यूजन ना रहे उस ऑब्जेक्टिव को लेकर। जैसे कि तुमने सेल्स टारगेट सेट कर दिया कि इस साल हमें इतना सेल्स करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, नए नए टेरिटरीज उसकी तैयार करनी है, नए नए ब्रांचेस ओपन करने हैं। तो ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब अगर बात करें, तुमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, अब बात है प्रेमाइसिस डेवलप करो। आसान भाषा में बताऊं तो प्रेमाइसिस क्या होता है? बेस, जिसके ऊपर प्लान तैयार होता है, प्लान रेडी किया जाता है। डेवलपिंग प्रेमाइसिस, प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड द फ्यूचर अनसर्टेन, देयरफॉर द मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन assumptions। प्रेमाइसिस बोल लो, सर्टेन assumptions बोल लो, बेस बोल लो तुम इसे, या फिर assumptions भी बोल सकते हो, जिसके बेसिस पे प्लान्स बनते हैं। ये चीज याद रख लेना, जितने भी मैनेजर्स इन्वॉल्व होंगे प्लानिंग में वो फेमिलियर होंगे उन सारे एजम्पशन से जो कि तुमने तैयार किए हैं। अभी तुमने एजम्पशन कर लिया कि अच्छा फ्यूचर में ये हो सकता है, फ्यूचर में ये नहीं हो सकता है, फ्यूचर में नया कंपटीटर मार्केट में एंटर कर सकता है, या फिर कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंजेस आ सकते हैं। तो उस बेसिस पे तुमने एजम्पशंस रेडी किए। अब ये एजम्पशन हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए जो कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, या फिर हर एक उस इंसान को पता होना चाहिए जो कि प्लान फ्रेम कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा ये हो गया। तीसरा अगर मैं बात करूं तो तीसरा यहां पे निकल कर आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अगर मैं तुम्हें इसे सम अप करके समझाऊं तो सबसे फर्स्ट यहां पे लिखो आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग। तीन चीजें यहां पे तुम्हें समझनी है, आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग। प्रोसेस में यहां पे बेसिकली तुम्हें बता रहा हूं प्लानिंग की। सबसे पहले क्या करना है, हमें अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है कि कितने ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास एक काम को करने के लिए है। तुम्हें पता चल गया आप चार डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स है तुम्हें तुम्हारे काम को करने के लिए। अब तुम इन चारों ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करोगे, मतलब देखोगे किसका क्या प्रो है, किसका क्या कॉन्स है। मतलब मैं अगर बताऊं तुम्हें सिंपली तो किसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या लिमिटेशंस है, तुमने ये चेक कर लिया। अब उसके बाद उसमें से जो मोस्ट सूटेबल होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जिसके लीस्ट कंसिक्वेंस होंगे, आसान भाषा में कहूं तो जिसके लीस्ट लिमिटेशन होंगे और मैक्सिमम जिसके एडवांटेजेस होंगे, तुम उस पर्टिकुलर ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर लोगे। तो आइडेंटिफाइंग कोर्स ऑफ एक्शन थर्ड स्टेप हो जाता है, इवैल्यूएटिंग दी ऑल्टरनेटिव फोर्थ हो जाता है, और पांचवा हो जाता है सेलेक्टिंग। अब यहां पे मैंने तुम्हें 3, 4, 5 ये प्रोसेस बता दिया। अब उसके बाद क्या आता है बेसिकली वो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, जस्ट एक मिनट। सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो गया यहां पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट यहां पे जो निकल कर आ रहा है वो आता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब तुमने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव से तुमने उसे सेलेक्ट कर लिया, अब तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हारे जो भी प्लान्स होते हैं उसे एक्शन में लाना है, इंप्लीमेंट करना है बेसिकली। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। तुमने जो भी प्लान्स फॉर्मुलेट किए, अब तुमने प्लान्स इंप्लीमेंट कर दिया, अब तुम्हें करना है फॉलो अप एक्शन। मतलब फॉलो अप एक्शन का क्या होता है? कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। तुम उस पर नजर बनाए रखोगे, मॉनिटर करते रहोगे कि जो मैंने प्लान्स बनाए हैं क्या उस प्लान्स में कुछ इंप्रूवमेंट की नीड है या कुछ चेंजेस करने की हमें जरूरत है। तुम प्रॉपरली उसको देखोगे, मॉनिटर करोगे, क्योंकि तुम्हें भी पता है जरूरी नहीं है कि तुमने जो प्लान बनाया है, तुमने जिस प्लान को इंप्लीमेंट किया है वो सक्सेस ही होगा। तो तुम्हें उसके देखने में क्या उससे दिक्कत आ रही है, क्या चीजें सही है, क्या गलत है, ये सब चीजें तुम्हें समझना होगा। तो प्लानिंग प्रोसेस यही खत्म होता है। अब अगर बात करें
टाइप्स ऑफ प्लान की, तो प्लान्स होते हैं सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान जो कि नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, नॉन रेकरिंग पर्टिकुलर्स के लिए होते हैं। बेसिकली कहूं तो सिंगल है, समझ पा रहे हो, सिंगल, बस एक बार। स्टैंडिंग की बात करूं तो रिपीटेटिव, रिपीटेटिव कह लो या फिर रेकरिंग नेचर तुम कह सकते हो। इट डिजाइन्स वंस एंड रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल अंडरगोइंग द रिवीजन्स एंड अपडेट्स। इट इज डेवलप्ड वंस, लेकिन टाइम टू टाइम हम इसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं सो दैट हम अपने बिजनेस की नीड्स को फुलफिल कर पाए। इसके अंदर तुम्हारे पॉलिसीज आ जाएंगे, प्रोसीजर्स आ जाएंगे, मेथड्स आएंगे, रूल्स। अच्छा, क्या बजट्स इसमें आ सकते हैं, प्रोग्राम्स आ सकते हैं? तो आंसर इज नो। अब यहाँ पे देखो अलग अलग बताए गए हैं प्लान्स में, बहुत ही तुम्हें अच्छे तरीके से हर एक चीज डिटेल में समझा रहा हूँ रिवीजन के नाम पे। ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करूं तो ऑब्जेक्टिव्स वो एंड रिजल्ट होता है जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन या कहूं तो हर एक मैनेजमेंट उसे अचीव करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा टारगेट है कि इस साल तुम्हारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए अप टू दी 60% या कहूं तो 80%, तो क्या वो एंड रिजल्ट जो कि हर एक पहुंचना चाहता है। तुम्हारा टारगेट है दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर तुम्हारा टारगेट है बीएचयू, ये तुम्हारा क्या एंड रिजल्ट जो कि हर एक बच्चा अभी अचीव करना चाहता है, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। समझ गए ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। नेक्स्ट अगर प्लान की बात करूं तो दैट कम्स इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मींस रणनीति, जिसके थ्रू तुम अपने कंपटीटर्स को बीट करोगे। स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं सिंपली तुम्हारे सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से देखो तो तुम क्या क्या अलग अलग रणनीति लगा रहे हो सो दैट एग्जाम में तुम्हारा एक सीट तो यार कैप्चर हो जाए। तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पीवाईक्यूज एनालाइज कर रहे हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के। कहूं तो मैं जो भी क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर रहे हो सबका एक प्रॉपर एनालिसिस ले रहे हो, प्रॉपर शेड्यूल्स के थ्रू तुम पढ़ाई कर रहे हो। तो ये क्या है, स्ट्रैटेजी है, जिससे कि तुम अपना एक सीट, चलो मैं अपने दोस्त को बीट नहीं करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे कंपिटिटर्स हैं मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूं, लेकिन हाँ मुझे एक सीट कैप्चर करना है। सेम चीज अप्लाई होता है कंपनी पे। जब वो कंपनी सोचती है कि कैसे अपने प्रोडक्ट में हम क्रिएटिवनेस लाएं, क्या स्किल्स उस पर लगाएं जिससे कि हमारा प्रोडक्ट पूरे मार्केट में अलग दिखे, जिससे कि अल्टीमेटली हम अपने कंपिटिटर्स को हरा पाए, तो दैट इज स्ट्रैटेजी। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है या नहीं है? अब मैं बात करता हूं पॉलिसीज की। पॉलिसीज क्या होते हैं? पॉलिसीज आर बेसिकली जनरल स्टेटमेंट जो कि तुम्हें बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है नो रिफंड पॉलिसी, नो रिफंड पॉलिसी। या फिर तुम्हें और अगर मैं बताऊं, सुनते होगे सर ये हमारे पॉलिसी में नहीं है, सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो वही है जस्ट पॉलिसी। ये जनरल स्टेटमेंट है जो कि हमें गाइड करता है थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये हमें बेसिस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम अपने स्ट्रैटेजीज को इंटरप्रेट कर पाते हैं, समझा पाते हैं। पॉलिसीज डिफाइन द पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर्स कैन फंक्शन। ये तुम्हें एक लिमिट सेट कर देगा यार, तुम्हें जो भी करना है, सिंपली कहो तो स्कोप तुम्हारे लिए ये। जैसे कि मान लो एक कस्टमर आता है तुम्हारी दुकान में, कहता है कि ठीक है चलो यार मुझे खरीदना है, स्मार्ट वॉच खरीदना है, ठीक है मुझे ये स्मार्ट वॉच चाहिए। तो कस्टमर ने पूछा यार बताओ प्राइस क्या है इसकी स्मार्ट वॉच की, तो तुमने सिंपली बोल दिया यार 4000 है इसका प्राइस है, मुझे 4000 चाहिए इसके लिए अगर तुम्हें ये लेना है। तो वो कहेगा देखो यार 4000 तो नहीं है मेरे पास, एक काम करो अभी तुम 2000 ले लो, 2000 बाद में ले लेना। ऐसा हो सकता है ना, मतलब 2000 मैं तुम्हें कैश दे दे रहा हूं और 2000 चलो क्रेडिट चलने दो, 2 दिन बाद दे दूंगा। तो तुम सिंपली कहोगे सॉरी सर ये हमारी पॉलिसी में नहीं है। तो ऐसा हो सकता है ना कि मतलब तुमने यहाँ पे कैश सेल्स पे एम्फेसाइज किया, तुमने क्लियरली उसे मना कर दिया कि नहीं यार मेरे पास क्रेडिट पॉलिसी नहीं है, हम लोग क्रेडिट सेल्स नहीं करते हैं। तो ये किस चीज के अंदर आ जाता है, पॉलिसी में आ जाता है, मतलब तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है तुम्हें बेसिकली वो बताता है। ठीक है, क्लियर ये पॉइंट भी। चलो आगे बात करते हैं प्रोसीजर्स की। तो प्रोसीजर्स, और मैक्सिमम बच्चे इसमें मेथड्स वगैरह में कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज मत करना। प्रोसीजर्स अगर सिंपली बताओ तो ये क्या है, रूटीन स्टेप्स है, रूटीन स्टेप्स जो कि रेगुलरली फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट होता है, हाँ सर होता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, दैट इज प्रोसीजर्स। या फिर अगर मैं तुम्हारे स्कूल का एग्जांपल लूं तो चलो एंट्रेंस एग्जाम का एग्जांपल लेता हूं। एंट्रेंस, एक तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर अभी प्रेजेंट के टाइम पे एडमिशन लेना है तो तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तुम सीयूईटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, सीयूईटी का तुमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, अब तुम्हें देना होगा एंट्रेंस एग्जाम। अब एग्जाम तुमने दे दिया,
फिर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या डीयू के लिए तुम्हें करवाना होगा काउंसलिंग, अगर तुम्हारा मार्क्स वैसा रहा तो। फिर तुम्हें करना होगा फी सबमिशन, फी सबमिशन के बाद फाइनली तुम्हें एक सीट अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, रूटीन स्टेप्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग नाम देंगे प्रोसीजर। क्या नाम देंगे, प्रोसीजर नाम देंगे। समझ पा रहे हो ये चीज? एक मिनट, क्लियर है? प्रोसीजर्स, पॉलिसी, मैंने यहाँ पे बहुत ही प्रॉपरली अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देके तुम्हें समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आता है रूल्स। रूल्स हमें बताता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रेमाइसिस। ऑफिस में ये क्लियरली नोटिस दिया हुआ रहता है कि तुम्हें यहां पे स्मोक वगैरह नहीं करना है, तो रूल है। अब रूल हर एक बंदे के लिए सेम होगा, टॉप लेवल पे जो बैठा है, मिडिल लेवल पे जो बैठा है, या फिर जो लोअर लेवल पे बैठा है, सभी के लिए सेम होगा। ये क्या इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहे। और अगर मैं बताऊं तो रूल्स होते हैं रिजिड, रूल्स में फ्लेक्सिबनेस अलाउ नहीं होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें अलाउ नहीं होती है, तुम उसमें कोई भी फेर बदलाव नहीं कर सकते हो। चलो समझ गया। अब अगर मैं बात करूं मेथड्स की, तो मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमें वे बताते हैं, या कहूं सिंपली कहूं तो रास्ता बताते हैं जिसके थ्रू हमें अपने टास्क को परफॉर्म करना है। मेन इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव्स टाइम, मनी, एफर्ट्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। मेथड्स जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, इट मींस हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि वेरियस मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, जो कि ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है। जरूरी नहीं है कि वो एक मेथड पे स्टिक रहे। तुम्हें भी पता है रिक्रूटमेंट के सिर्फ एक ही मेथड होते हैं, रिक्रूटमेंट के सिर्फ एक ही स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करना होता है, दैट इज प्रोसीजर, जिसको कि हम लोग नाम दिए थे ऊपर। समझ पा रहे हो ये चीज? तो उसमें तुमने देखा कि उसमें रिजिडनेस थे, लेकिन जब बात आती है मेथड की तो इसमें तुम्हें सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो समझ पा रहे हो दोनों के बीच डिफरेंस? जैसे कि अगर किसी इंप्लॉय को हमें ट्रेनिंग देना है तो हम ऑन द जॉब भी दे सकते हैं, ऑफ द जॉब भी दे सकते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू भी दे सकते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के थ्रू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। समझ गए? क्लियर? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसमें तुम्हें। अब बात कर लेते हैं प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम क्या है बेसिकली, इट कंटेन्स अ डिटेल लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आउटलाइनिंग। तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट है, तुम्हें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, तुमने क्या पॉलिसीज बना रखी है, तुम्हारे क्या प्रोसीजर्स होने वाले हैं उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के, रूल्स तुम्हारे क्या होंगे, तुम्हारे टास्क क्या, फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स कितने लगने वाले हैं उस कोर्स ऑफ एक्शंस को अचीव करने के लिए, सारी चीजें प्रोग्राम में आ जाती हैं। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, दैट इज बजट। आज मैं तुम्हें बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं यार, सॉरी यार। अ बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। न्यूमेरिकल टर्म्स में कितना अमाउंट तुम्हारा लगने वाला है, सेल्स बजट क्या होने वाला है, प्रोडक्शन बजट क्या होने वाला है, ठीक है, हर एक चीज में बेसिकली देखी जाती है। आई होप ये चीजें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। चलो अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, अब तो प्लानिंग जैसे चैप्टर में कुछ है नहीं। अब बात यहां पे हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग की। करें स्टार्ट। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली होता क्या है, आसान भाषा में कहूं तो चीजों को सही तरीके से करना, यही तुम कहते हो। सेम चीज होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, या कहूं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। यहां पे सबसे पहले काम को डायरेक्टली मैं स्टेप पे स्टिक करता हूं। सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। जितने भी काम है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे पहले इस काम को कर लो आइडेंटिफाई। ठीक है सर, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब बताओ क्या करना है। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग इंप्लॉइज हैं, अलग अलग इंप्लॉइज है, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, मिस्टर धनुष, जो भी है, सबको उसके क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग टास्क असाइन कर दो। क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तुमने उसे कर दिया टास्क असाइन। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तुमने कंप्लीट कर लिया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। अब बारी आती है डिपार्टमेंटलाइजेशन की। डिपार्टमेंटलाइजेशन होता क्या है, तुमने एक बार जो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, ये तुम्हारा काम था, तुमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। अब इसमें जो भी तुम्हारे काम होंगे, इसमें जितने भी सिमिलर नेचर के जो भी टास्क होंगे, मान लो ए है, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी, तो इसमें जो भी सिमिलर नेचर्स के जॉब हैं उन सबको कर दो तुम ग्रुप। क्या करना है इससे, जो भी सिमिलर नेचर के जॉब्स हैं, सिमिलर नेचर के जॉब्स को हमें कर देना है ग्रुप।
जिनका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सेम काम होगा, सेम नेचर होगा, सबको कर दिया हमने ग्रुप। अब इस ग्रुपिंग को हम लोग नाम देते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या नाम देंगे? डिपार्टमेंटलाइजेशन। वंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटीज, सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स, जो भी सिमिलर मिलते जुलते और जो रिलेटेड जॉब्स होंगे उनको करना है ग्रुप। ग्रुप कर लिया, उसको नाम दिया जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन। समझ गए? अब डिपार्टमेंटलाइजेशन तुम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे कर सकते हो, टेरिटरी के बेसिस पे कर सकते हो। ये करने के बाद बारी आती है ड्यूटीज असाइन करो। ठीक है, मतलब सिंपली कहूँ तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है अकाउंटेंट को वो काम दे दो, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को फाइनेंस का काम दो, ऐसे ऐसे करके तुम इंडिविजुअल को काम आइडेंटिफाई डिवाइड कर दोगे, असाइन कर दोगे। ये होने के बाद अब बारी आती है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मतलब यहां पे कौन आ जाएगा? दो इंसान आएगा, सुपीरियर और एक आ जाएगा सबऑर्डिनेट। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दो इंसान यहां पे आ जाएगा, दोनों की यहां पे बात होगी। मतलब किसको किसे रिपोर्ट करना है ये तुम्हें एस्टैब्लिश करना होगा कि सुपीरियर को जानना होगा कि उसका एम्प्लॉय कौन है और एम्प्लॉय को जानना होगा कि उसका बॉस कौन है। ये रिलेशनशिप तुम अगर ये रिलेशनशिप अगर तुम स्टैब्लिश कर देते हो, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शनिंग हो जाएगी वो और भी स्मूथ हो जाएगी। मतलब रिलेशनशिप यहां पे तुम्हें क्लियरली स्टैब्लिश करना है। स्टेप्स खत्म, अब बारी आती है ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहला आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहां पे क्या मिलता है? हमें स्पेशलाइजेशन मिल जाता है। अब सेम काम तुम बार बार करोगे, रिपीटेटिव, हमेशा कंटिन्यूस तुम्हें वही काम करना है। तुम्हें जो वर्क तुम्हारे स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे मिल रहा है, जाहिर सी बात है तुम उस फील्ड में स्पेशलाइज हो जाओगे, उस फील्ड में तुम प्रो बन जाओगे। आसान भाषा में कहूँ तो मैं, एक बार काम को जो डिवाइड कर दिया गया स्मॉलर जॉब्स को, तो यहाँ पे वर्कलोड कम हो जाता है, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब यहाँ पे सुपीरियर को पता है कि उसका एम्प्लॉय कौन है और एम्प्लॉय को पता है कि उसका बॉस कौन है। तो यहाँ पे दोनों के रिलेशनशिप में क्लैरिटी है, किसे किसे रिपोर्ट करना है और किससे उसे ऑर्डर लेना है, ये पता है। तो क्लैरिटी तो आएगी ही ना दोनों के वर्किंग रिलेशनशिप में। तुम्हारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। जो बंदा जिस फील्ड में एक्सपर्ट होगा तुम उसको वही काम दे रहे हो, तो उसका जो वेस्ट काम करने का तरीका होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। वेस्टेज टोटली वो खत्म कर देगा। क्या करेगा? जो भी रिसोर्सेज के वेस्टेज होने के चांसेस होंगे टोटली खत्म हो जाएंगे। तो ये हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पे मैं बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंस की। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो सबको पता है किसको क्या करना है। मैनेजमेंट बहुत ही प्रॉपरली हो पा रहा होगा, वहां पे वर्किंग रिलेशंस क्लैरिफाई है, किसको क्या करना है ये उसको पता है, एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब चीज तुमने क्लियर कर दिया है, तो मैनेजमेंट भी अच्छा है। अब लास्ट बताओ, एडेप्टेशन टू चेंज। मतलब क्या है? इंटरप्राइज को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। नई नई चीजें अगर तुम करोगे तो नई नई चीजें तुम्हें पता चलेगी, जिससे कि फ्यूचर में तुम्हारे ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे। फ्लेक्सिबनेस तुम्हारे इंटरप्राइज में होगी तो तुम टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस कर पाओगे। तुम्हारे इंप्लॉयज का डेवलपमेंट होगा, उसकी स्किल्स बढ़ेगी, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा उसका, अलग अलग स्किल्स उसके अंदर आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें उसके अंदर बढ़ जाएगी। फिर फाइनली आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तुम्हारा जो एम्प्लॉय है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एम्प्लॉयज की मेहनत से, तुम्हारे एम्प्लॉयज के एफर्ट से तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो जाएंगे, ग्रोथ करेगी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूं तो तुम्हारे सिलेबस के अंदर नहीं है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सब नहीं है। तुम्हारा जस्ट एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क होगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कर लेना। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल कर लेना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ग्रेपवाइन नेटवर्क इज एसोसिएटेड विथ, ग्रेपवाइन नेटवर्क इज एसोसिएटेड विथ अगर पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर होगा इनफॉर्मल। एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय द सुपीरियर। एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट को हैंडल कर पा रहा है, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। समझ गए? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। चलो ये रहा फॉर्मल, बता ही देता हूं। When the managers are carrying on organization process, then as a result of organizing process, an organization structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. वैसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे रिलेशनशिप क्लियरली स्टैब्लिश किए गए हो, रिलेशनशिप क्लियरली स्टैब्लिश किए गए हो, बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्लियरली हो, स्केलर चेन फॉलो हो रहा हो। ऐसा नहीं है कि वहां पे सोशल रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा हो, तो वो हो जाएगा इनफॉर्मल। यहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर डिफाइंड है, इसको हम लोग नाम देते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स की अगर मैं बात करूं
तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशनली कह सकते हो, डेलिबरेटली बोल सकते हो, तैयार किए गए होते हैं। पर्पस क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का? तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये हर एक इंडिविजुअल को उसका एक जॉब असाइन किया जाता है, अथॉरिटी फिक्स होती है, डिसीजन मेकिंग पावर फिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया होता है और स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ठीक है सर, मैं ये समझ पा रहा हूं। तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्केलर चेन ऑफ प्रिंसिपल किस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट नहीं होता है, किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए इनफॉर्मल। वहां पे लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती है। इनफॉर्मल में कोई भी किसी से कांटेक्ट कर सकता है, अपना सोशल रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता है। नाम से ही पता चल रहा है वो इनफॉर्मल है। रूल्स रेगुलेशन उसके लिए मायने नहीं रखते हैं। अब एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें तुम खुद से कर लेना, समझ गए? और तुम्हें क्या दिखा दूं इसके अंदर, जस्ट वेट करो। तुम लोग का बिजनेस मैनेजमेंट का सिलेबस बहुत ही छोटा है। चलो ये रहा स्पैन ऑफ कंट्रोल जिसकी मैं बात कर रहा था, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी मैनेज्ड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली बाय अ सुपीरियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें बताता है हाउ रिलेशंस आर डिजाइन्ड बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं दो प्रकार के, नैरो स्पैन और वाइड स्पैन कंट्रोल। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो सिंगल मैनेजर और सुपरवाइजर फ्यू सबऑर्डिनेट्स को देखता है, गिने चुने सबऑर्डिनेट्स को देखता है। समझ गए ये चीज? इससे क्या होता है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टॉल होता है। पूछा जा सकता है, ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूं मैं तुम्हें। अगर बात करूं वाइड स्पैन कंट्रोल की, तो यहां पे जो सिंगल मैनेजर होते हैं या सिंगल सुपरवाइजर्स होते हैं, फ्यू की जगह लार्ज सबऑर्डिनेट्स को देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहां पे कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें तुमसे पूछे जा सकते हैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजिंग जैसे चैप्टर से। आई होप तुम्हें ऑर्गेनाइजिंग और प्लानिंग बहुत ही क्लियरली समझ आ गया होगा। आज के सेशन को मैं यहीं एंड करूंगा। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में यार बता सकते हो। साथ ही साथ मेरा नंबर तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बता सकते हो। मेरी इस मेहनत का एक छोटा सा लाइक तो यार बनता है। कमेंट सेक्शन में यार जरूर सजेशन देना, जिससे कि मैं डे बाय डे इंप्रूव करने की कोशिश करूं। और साथ ही साथ तुम यहाँ पे मुझे फीडबैक्स दे सकते हो इनिशिएटिव लाने के लिए, कुछ भी नई नई चीजें करने को मुझे तुम मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, सो एंड करते हैं आज के सेशन को, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जाने से पहले, शाम में तुम्हें एनपीओ की वीडियो मिल जाएगी। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, वो एनपीओ की वीडियो बहुत पहले की है, मैंने यूट्यूब पे ही डाला था। मैं दोबारा से उसे रिपोस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एनपीओ में मैंने उसे जस्ट बहुत ही स्मार्टली उसमें हर एक चीज तुम्हारा कवर करवाया है। तो उस वीडियो को मैं दोबारा से पोस्ट करूंगा, बाद में मत बोलना कि भैया ये पहले का वीडियो है। यार तुम्हारा मैं गारंटी देता हूँ सारा कंसेप्ट उसमें कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी तुम्हें इसमें पढ़ने की नीड नहीं होगी। मिलते हैं शाम 5 बजे तुम्हारे एनपीओ की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।